12 दिन से यूक्रेन पर रूस के हमले जारी हैं और हर बीते दिन के साथ यूक्रेन के शहरों पर गोलीबारी तेज होती जा रही है। धमाकों के बीच बच्चे बूढ़े सभी अपनी जान हथेली पर लेकर सुरक्षित ठिकानों की ओर बढ़ रहे हैं। कवर स्टोरी में आज देखिए बीबीसी संवाददाताओं की आंखों देखी। रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्री इसी हफ्ते तुर्की में मिलने वाले हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की ये पहली बैठक होगी। वहीं दूसरी ओर आज बेलारूस में दोनों देशों के वार्ताकार शांति वार्ता के तीसरे दौर की बातचीत कर रहे हैं। ये तस्वीरें कुछ ही घंटों पहले की हैं, जब वार्ताकार बेलारूस पहुंच रहे थे। पहले दो दौर की बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकला। रूस कहता रहा कि यूक्रेन जब तक उसकी मांगे नहीं मानेगा तब तक हमला नहीं रुकेगा। इस बीच रूस ने एक बार फिर कहा कि वो संघर्ष विराम लागू करेगा, जिसके तहत उसने एक मानवीय कॉरिडोर का प्रस्ताव दिया है। इस कॉरिडोर के जरिए यूक्रेन के लोगों को रूस और बेलारूस जाने दिया जाएगा। रूस के इस प्रस्ताव को यूक्रेन ने अनैतिक करार दिया है। यूक्रेन ने रूस के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। यूक्रेन ने हेग में मौजूद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कुछ ही दिन पहले ये कहते हुए दरवाजा खटखटाया कि यूक्रेन पर रूस के हमले को फौरन रुकवाया जाए, लेकिन रूस इस अदालत में भी गैर हाजिर रहा। यूक्रेन के वकीलों की दलील है कि रूस अपने हमले को गलत तरीके से जायज़ ठहरा रहा है। राष्ट्रपति पुतिन का दावा रहा है कि उन्होंने पूर्वी यूक्रेन के लोगों को नरसंहार से बचाने के लिए अपने सैनिकों को हमले का आदेश दिया था, लेकिन पुतिन के इस दावे का कोई प्रमाण नहीं है। यूक्रेन का कहना है कि उसके कई शहरों के रिहायशी इलाकों पर रूस लगातार रॉकेट हमले कर रहा है। दक्षिणी यूक्रेन के खार्किव और अन्य शहरों में रॉकेट हमलों से रिहायशी इलाकों में आग लगने की खबरें मिल रही हैं। यूक्रेन के कई शहरों में बीती रात भी गोलीबारी जारी रही। राजधानी कीव के पास इरपिन कस्बे पर रूस ने भारी बमबारी की है। इलाके के अन्य कस्बों का भी यही हाल है। रूसी सैनिक राजधानी के मध्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बीबीसी संवाददाता जेरेमी बोविन ने एक दिन इरपिन में बिताया और ये रिपोर्ट भेजी, जिसके कुछ दृश्य आपको विचलित कर सकते हैं। रूस की बमबारी से निपटने के लिए यूक्रेन की हिम्मत टूट सकती है, लेकिन अभी नहीं। उन्हें चलते जाना है। आखिरी समय तक इन परिवारों को फंसे रहना पड़ा। जंग के बावजूद अपना घर छोड़ना आसान नहीं होता। वो अभी भी राजधानी की ओर बढ़ रहे हैं, जो यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। ये महिला तेज कदमों से आगे बढ़ रही है, लेकिन यहाँ बाकी लोगों की तरह ये सभी अंधेरे से भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। यूक्रेन के सैनिक इरपिन लौट रहे हैं और इसी वजह से ये लोग यहाँ से जा रहे हैं। पत्रकारों ने घायलों की मदद करने की कोशिश की। हमले में माँ बाप और 2 बच्चे, पूरा परिवार मारा गया। शहर के अंदर भी रूस ठिकानों को अपना निशाना बना रहा है। रूसी सैनिकों को रोकने के लिए इस पुल को तोड़ दिया गया है। आम लोग जो भी बचा है अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जंग के नियमों के मुताबिक आम नागरिकों को बचाया जाना चाहिए, लेकिन रूसी गोले बहुत नजदीक गिर रहे हैं। रुकने का विकल्प नहीं है। मैं ठीक हूं कहकर लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए चलते जाना मुश्किल है। यहाँ अच्छी खासी गोलीबारी हो रही है। यहाँ आसपास कई आम लोग मौजूद हैं। परिवार बाहर निकल रहे हैं। वहाँ एक महिला है और उनका पालतू कुत्ता साथ साथ चल रहा है। रूस की नजर इस शहर पर है। फायरिंग के बीच आम लोग भी फंस रहे हैं, लेकिन लगता है कि रूस का निशाना यूक्रेन के नजदीकी तोपखाने पर है। घायलों और निकाले गए बाकी लोगों को यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक ठिकाने पर पहुँचाया जा रहा है। वो अभी भी रूसी बंदूकों की जद में है, लेकिन फिलहाल महफूज लगते हैं। 85 साल के व्लादिमीर सोवियत आर्मी में रहे हैं। उनका परिवार खुले आसमान के नीचे है। मैंने कई साल सेवा की है। मैं इन फांसीवादियों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वो बिना वजह लोगों की हत्या कर रहे हैं। ये बहुत दर्दनाक है। अपने घरों को छोड़कर निकले ये लोग बाकी जरूरी चीजों के साथ अपने पालतू जानवरों को भी ले जा रहे हैं।
Tell me what it was. मुझे बताइए इस पुल को पार करना कैसा था? ये अजीब सी फीलिंग थी। हम नर्वस थे, मैं डरी हुई थी। रास्ता भयानक है। I was terrified. वो राजधानी की ओर बढ़ गए। ये एक मुश्किल दिन था, लेकिन रूसी सेना भी अभी अपनी आधी ताकत ही दिखा रही है। यदि रूस ने अपनी पूरी ताकत दिखाई तो आने वाले दिन इससे कहीं अधिक बदतर होंगे। यूनाइटेड नेशंस रेफ्यूजी एजेंसी का कहना है कि यूक्रेन में हिंसा से बचकर भागने की कोशिश करने वाले लोगों की बढ़ती संख्या बेहद चिंताजनक है। पोलैंड का कहना है कि यूक्रेन में रूस के हमले की शुरुआत से अब तक 10 लाख से अधिक शरणार्थी उसके इलाके में दाखिल हो चुके हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को भी यहीं से स्वदेश भेजा गया है। पोलैंड के जेशुफ शहर से देखिए बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य की रिपोर्ट। यूक्रेन के वेस्टर्न बॉर्डर से करीब 1.5 घंटे की दूरी पर ये पोलैंड का जेशुफ शहर है। पिछले एक हफ्ते में यहाँ से हज़ारों इंडियन स्टूडेंट्स और कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वापस उनके देश भेजा गया है। हमने यहाँ पर कई सारे इंडियन स्टूडेंट्स से मुलाकात की और जाना उनसे कि वो कैसे यूक्रेन से यहाँ तक पहुँचे, और उन्होंने बताया कि अलग अलग शहर जहाँ वो पढ़ रहे थे वहाँ से यूक्रेन की सीमा तक का, बॉर्डर तक का जो रास्ता है वो उन्होंने ज़्यादातर अपने बलबूते पे ही तय किया। एम्बेसीज से उन्हें ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर दी गई कि उन्हें किस बॉर्डर पर पहुँचना चाहिए, कहाँ पर उन्हें मदद मिल सकती है, लेकिन वहाँ तक अक्सर वो बहुत ठंड में पैदल चलकर, अभी यहाँ पर भी बर्फ़बारी हो रही है, -1 टेम्परेचर है, पैदल चलकर या बसों से या अपने पैसे देकर टैक्सी से या अगर ट्रेन मिल पाई तो उससे वो अपने बलबूते पर कई दिन लगाकर इमिग्रेशन के लिए ऐसे पॉइंट्स पर पहुँचे जो पोलैंड, हंगरी और रोमानिया के बॉर्डर्स से मिलते हैं। वहाँ पर इमिग्रेशन के बाद उन्हें एम्बेसी से सपोर्ट मिला, उन्हें बसेस के ज़रिए उन पॉइंट से शेल्टर्स में लाया गया। यहाँ पोलैंड के जेशुफ शहर में हमने सबसे बड़ा शेल्टर देखा जो एक होटल में मेकशिफ्ट तरीके से बनाया गया था, जहाँ उन्हें खाने पीने की, सोने की, साफ़ टॉयलेट्स की सुविधा दी गई थी। वहीं पर उनके पासपोर्ट्स चेक हो रहे थे और वहीं से उन्हें एयरपोर्ट ले जाया जा रहा था और इंडियन एयरफोर्स और प्राइवेट एयरलाइन इंडिगो की एयरलाइन के विमानों में उन्हें बिठाकर वापस इंडिया ले जाया गया। पाकिस्तान की सरकार का जो एक प्रेस रिलीज़ हमें मिला उससे हमें पता चलता है कि वहाँ पर करीब 7,000 पाकिस्तानी नेशनल्स रहते हैं और जंग शुरू होने से पहले ही उनमें से ज़्यादातर एडवाइजरी जारी होने के बाद वापस पाकिस्तान चले गए। जंग शुरू होने के बाद करीब 1500 स्टूडेंट्स को वहाँ से इवैक्यूएट किया गया और अभी करीब 2 दर्जन 24 स्टूडेंट्स के करीब अभी भी यूक्रेन में हैं। उधर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से फ़ोन पर बात की और उनका शुक्रिया अदा किया क्योंकि यूक्रेनियन ऑफिशियल्स ने इंडियन स्टूडेंट्स को बाहर निकलने में काफ़ी असिस्टेंस दी है। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि इस जंग की जगह बायलैटरल बातचीत के ज़रिए यूक्रेन और रशिया को इस मसले का हल ढूंढना चाहिए। कैमरा पर्सन नेहा शर्मा के साथ दिव्या आर्या, जेशुफ, पोलैंड।